न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट पे अगर जो है एक नेट फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट में जो है उस ऑब्जेक्ट में फोर्स के ही डायरेक्शन में जो है एक यहां पे एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। अब ये जो एक्सीलरेशन है ये कितना होगा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। और अगर इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन रहे तो इसका मतलब इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, और अगर स्पीड चेंज होगा तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि मोमेंटम होता क्या है, ये जो मोमेंटम होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर यहां पे जो इसका स्पीड है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये अगर चेंज हो तो इसका मतलब कि यहां पे ये जो मोमेंटम है ये चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट में जो है कुछ एक्सीलरेशन रहे तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर एक नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये जो नेट फोर्स है ये कितना होगा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करता है या कहें इन सब चीजों को बताता है ये न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है। सो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो इसे थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक का जो मास है इसका जो मास है ये है m, और इस पे जो है एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और अभी हमने ये देखा कि इसका जो स्पीड है इस समय इसका जो स्पीड है ये है v। तो अभी इसके पास जो है एक इनिशियल मोमेंटम होगा, इसका इनिशियल स्पीड जो है वो है v और मास m है, उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे इस समय इसके पास एक इनिशियल मोमेंटम होगा, तो वो जो मोमेंटम होगा इस समय वो मोमेंटम जो होगा वो होगा इनिशियल मोमेंटम, ये होगा यहां पे मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम। अब ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसे इसी पे लगा करके जो है इसे इस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। तो कुछ देर बाद ये जो ब्लॉक है यहां पे पहुंच गया। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा है। और यहां पे इसका जो मास होगा तो वो m ही होगा, मास m ही होगा। और इस पे जो है एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके यहां तक लाया गया है। यहां भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F ही हो रहा है। यहां पे जब ब्लॉक यहां बीच में कहीं भी रहा होगा तो इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा वो F ही रहा होगा। तो यहां से यहां तक जब लाया गया है तो एक कांस्टेंट फोर्स यहां पे अप्लाई करके इसे लाया गया है। तो यहां पे अब जो है इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स यहां पे अप्लाई किया जा रहा है तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि अभी यहां पे जो इसका स्पीड है, इसका जो स्पीड है वो हो गया है v प्लस डेल्टा v। तो यहां पे इतना इसके जो है वेलोसिटी में चेंज आया है, बढ़ गया है इसका स्पीड। तो पहले v था, अब यहां पे आने के बाद v प्लस डेल्टा v हो गया, इतना इसमें चेंज आया है। तो अगर यहां पे इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे कहना चाहिए बढ़ा है, तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम होगा वो भी बढ़ा होगा। तो इसका अभी फाइनल मोमेंटम कितना होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पे इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, सो फाइनल मोमेंटम ये यहां पे बराबर होगा मास यहां पे इसका जो स्पीड है वो तो v प्लस डेल्टा v। तो यहां पे इसका ये होगा फाइनल मोमेंटम। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं और हमें जैसा कि पता है कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ये कहता है कि फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, सो डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t के। तो यहां पे ये जो आपको डेल्टा p दिख रहा है ये होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर आप यहां पे चेंज इन मोमेंटम को देखते हैं तो इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा देखिए कितना होगा। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम जो कि ये वाला है। सो मास इंटू यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मास इंटू स्पीड प्लस मास इंटू डेल्टा v। तो ये होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि ये वाला है, तो माइनस यहां पे हो जाएगा m इंटू v के। तो अब देखिए यहां पे
ये जो m भी है ये इसके साथ यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो देखिए हमें मिल जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम ये बराबर होगा यहां पे मास इनटू डेल्टा v के। तो ये होगा यहां पे चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से हम लिखेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहां से यहां तक आने में हमें कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी टाइम लगा है। सो चेंज इन टाइम जो है वो है डेल्टा टी। तो यहां पे ये हो गया डेल्टा टी। तो ये होगा चेंज इन टाइम। तो अभी आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ऊपर वाला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो ये होता है एक्सीलरेशन के बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब हमें जो है यहां पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको दिख रहा है इसे हटा करके हम इक्वलिटी साइन यूज करेंगे और उसके लिए जो है हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। यहां पे ये जो के है ये एक कांस्टेंट है और यहां पे ये जो फोर्स है इसे न्यूटन पहली बार डिफाइन कर रहे थे। किसी ने भी अभी तक जो है फोर्स को डिफाइन नहीं किया था, न्यूटन इसे पहली बार फोर्स को डिफाइन कर रहे थे। तो उनके पास ये लिबर्टी था कि इस के वैल्यू को वो कुछ भी रख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चीजों को सिंपल रखते हुए इस के वैल्यू को जो है उन्होंने 1 ही रख ही सकते हैं। क्योंकि मान ले कि अगर एक ऑब्जेक्ट हो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास जो है, मान ले कि इसका जो मास है ये है 1 किलोग्राम और इस पर जो है कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स को अभी भी डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ इस पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। और अगर इस फोर्स को अप्लाई करने से मान लेते हैं कि इसमें जो है एक्सेलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में जिसका कि मास 1 किलोग्राम हो, अगर उसमें कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा वो होगा 1 यूनिट का। अगर वो 1 यूनिट का होगा फोर्स तो उस केस में यहां पे ये जो के है ये बन जाएगा 1। लेकिन अगर वो कहते कि इसी केस में कि मास जो है वो 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर इसी केस में वो ये कहते कि जो फोर्स है ये होगा 2 यूनिट का, तो उसी केस में यहां पे ये जो के है ये हो जाता है इसका वैल्यू 2। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर 1 किलोग्राम का मास हो, अगर उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो जो फोर्स होगा वो होगा 1 यूनिट का और उस केस में जो के का वैल्यू होगा वो होगा 1। तो यहां पे उन्होंने चीजों को सिंपल रखते हुए उन्होंने कहा कि यहां पे ये जो के है इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो अब यहां से ये जो फोर्स है ये बन जाएगा, ये जो फोर्स है ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये हो गया फोर्स के लिए फार्मूला। और इसी का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो ये होता है कि फोर्स एज वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज वेक्टर के। तो ये होता है यहां पे फोर्स के लिए वेक्टर फॉर्म। तो अब देख लेते हैं कि यहां पे ये जो फोर्स है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका यहां पे ये जो एसआई यूनिट होता है, सो एसआई यूनिट, ये फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, सो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। सो न्यूटन को जो है हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। सो यहां पे ये होता है न्यूटन। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास 1 किलोग्राम हो और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उस केस में उन्होंने कहा कि यहां पे ये जो फोर्स होगा वो होगा 1 न्यूटन का। तो ये हो गया फोर्स। तो यहां पे क्या आपको नहीं लगता कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का ही एक फॉर्म है। अगर मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है ये है m, मान ले कि इसका जो मास है ये है m और इसमें जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे वो है
नेट फोर्स जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो यहाँ पे जो फोर्स है अगर वो जीरो होगा तो इससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन ये भी जीरो होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुका रहेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ही एक फॉर्म होता है। अब यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ का जो है हम एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो मान लें कि यहाँ पे ये एक गेंद है और इस गेंद को ये जो फील्डर है ये कैच करना चाहता है और ये जो गेंद है ये मान लेते हैं कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सो इसका जो स्पीड है ये है 5 मीटर पर सेकंड और इस गेंद का जो है कुछ मास भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है इस गेंद का यहाँ पे जो मास है ये है 2 किलोग्राम। मान लें कि इसका मास 2 किलोग्राम है तो इस गेंद के पास एक मोमेंटम भी तो होगा। तो वो जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस गेंद के पास इतना मोमेंटम है। तो जब ये गेंद इस फील्डर के हाथ में पहुंचेगा तो इस गेंद का जो मोमेंटम होगा वो तो इतना ही होगा, लेकिन इसके मोमेंटम को जीरो कर देना है इस फील्डर को, मतलब कि इसके स्पीड को जीरो कर देना है, खत्म कर देना है इसके मोमेंटम को। तो इसके लिए ये जो फील्डर है ये इस गेंद पर जो है कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इसके लिए जो है ये क्या करेगा, ये जो है ये अपने हाथ को जो है थोड़ा पीछे ले जाएगा। जब पीछे ले जाएगा और यहां पे जो है गेंद को रोक लेगा, इसका जो स्पीड है यहां पे जीरो कर देगा। तो ये जो फील्डर है ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन कुछ समय तक लगाएगा। मान ले कि यहां से यहां तक लाने में जो है ये 2 सेकंड तक टाइम देता है। सो 2 सेकंड तक यहां पे ये जो फील्डर है ये इस पे फोर्स लगाता है, तब जाकर के यहां पे ये जो गेंद है इसका मोमेंटम जीरो होता है। तो अगर 2 सेकंड तक ये फील्डर इस गेंद पे फोर्स लगाता है तो ये कितना फोर्स अप्लाई करता है ये देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से कि ये जो फोर्स होता है ये होता है चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहां पे चेंज इन टाइम। तो यहां पे जो है जब गेंद इस फील्डर के हाथ में पहुंचा था तो इसका जो मोमेंटम था वो था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन जब ये 2 सेकंड तक इस पे जो है फोर्स अप्लाई करता है तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाता है। दैट मीन यहां पे इसमें जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और चेंज इन टाइम कितना है वो है 2 सेकंड। तो यहां पे ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, सो यहां पे होगा 5 न्यूटन। तो इस केस में यहां पे ये जो फील्डर है ये जो है इस पर जो है 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, तब जाकर के ये जो गेंद है ये रुकता है। लेकिन ये जो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है ये 2 सेकंड तक अप्लाई करता है। क्या ये फील्डर इस गेंद को यहीं पे नहीं रोक सकता? क्या जरूरत है इसे अपने हाथ को पीछे ले जाने की? मान ले कि ये जो फील्डर है ये इस गेंद को यहीं पे रोक देता है, बहुत ही कम समय के लिए ये फोर्स अप्लाई करता है। मान ले कि ये 0.1 सेकंड के लिए ही फोर्स अप्लाई करता है। तो इस केस में देखें ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा। सो यहां पे इस केस में ये जो फोर्स होगा ये होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहां पे ये जो 0.1 सेकंड है ये। सो इस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे ये होगा 100 न्यूटन के। तो इस केस में जब ये 0.1 सेकंड के लिए ही फोर्स अप्लाई करेगा तो इसे जो है इस फील्डर को जो है काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, 100 न्यूटन अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन जब वहीं पे ये अपने हाथ को पीछे ले जाता है और 2 सेकंड तक फोर्स को अप्लाई करता है, काफी समय दे देता है, तो उस केस में उसे जो है सिर्फ 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जब ये जो है ये इस बॉल पे समय देगा, इस गेंद पे जब समय देगा ज्यादा, तो इसे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इसे कैच करना काफी ज्यादा आसान होगा। और जब ये बहुत ही कम समय देगा तो इसे काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा और इसके लिए जो है इसे कैच कर पाना काफी कठिन होगा। और जब ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा तो इस केस में इस फील्डर को जो है ये काफी चोट भी लग सकती है, इसे काफी चोट भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए फील्डर जो होता है वो जब गेंद इसके हाथ में आता है फील्डर के, तो वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है ताकि कम फोर्स अप्लाई करना पड़े और चोट जो लगने की संभावना है वो भी कम रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।